हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आने वाला है क्योंकि यहां पर मैंने हर एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और हर एक क्वेश्चन के अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताए हैं जिससे कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है, छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रामविलास शर्मा। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ में ये बताना न भूलें कि आपने कितने का सही आंसर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि छायावाद का प्रारंभ कब हुआ था? तो आपको याद रखना है कि छायावाद का प्रारंभ 1918 में जयशंकर प्रसाद की रचना झरना के प्रकाशन से हुआ था। वहीं दोस्तों आपसे यह पूछा जाता है कि छायावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद थे। छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा एवं सुमित्रा नंदन पंत हैं। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि छायावाद के प्रमुख कवि कौन से हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। वहीं आपको याद रखना है कि इसका जो काल है वो 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचन्यवाद निबंध के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर नगेंद्र। हम अगर दोस्तों आप वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देना चाहते हैं कि वीडियो मेरे को किस तरीके से बनानी चाहिए, इसमें क्या क्या कमी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उन कमियों को दूर करूंगा और आपके लिए काफ़ी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वर्ण बनाया है जो मैंने, उसे न विकल्प बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। यह पंक्ति कामयानी के किस सर्ग से ली गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कर्म सर्ग। वहीं दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि कामयानी की रचना किसने की थी? तो आपको याद रखना है कि कामयानी की जो रचना की थी वो जयशंकर प्रसाद ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आलोचना। हमारा अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि मिश्र बंधुओं ने श्रृंगार काल को अलंकार काल कहा है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीति काल कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जैसे कि रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी है। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि मिश्र बंधुओं ने रीति काल को किस नाम से पुकारा है? तो अलंकार काल नाम से पुकारा है। वहीं रामचंद्र शुक्ल ने इसे किस नाम से पुकारा है? तो रीति काल नाम से पुकारा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नजफ अली। वहीं आपको याद रखना है कि मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी, जबकि नूर मोहम्मद ने इंद्रावती की रचना की थी। तो ये 2 रचना हैं जो कि आपको यहाँ पर याद रखनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है और यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पंक्ति दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्प्रेक्षा अलंकार। हमारा अगला क्वेश्चन है और यहाँ पर भी दोस्तों आपको क्या दे रखा है, कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं। पहले तो इन पंक्तियों को आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपमा।
दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये वो समय है जिसका आपको सदुपयोग करना है, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, वो सिर्फ अभी एक बात ये कहते हैं कि अभी समय नहीं आया है, अभी वैकेंसी नहीं आई है, कितनी वैकेंसी आएंगी, फॉर्म फिल करने के बाद हम तैयारी करेंगे। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि वैकेंसी आ जाती है, फॉर्म फिल कर देते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है और हम उस भर्ती में सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, या तो उनकी जो मेहनत होती है वो काफ़ी सालों पुरानी होती है, या फिर ये मान लीजिए उनका जो कर्म है, उनकी जो मेहनत है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो दोस्तों आपको अभी से धीरे धीरे पढ़ना शुरू करना है, जिससे कि जब तक आपका एग्ज़ाम हो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके और इस भर्ती में आप सिलेक्शन प्राप्त कर सकें। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्वामी रामानंद। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए, आई, ओ और बड़ा ओ। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानक हिंदी का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 खड़ी बोली। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1500 ईसा पूर्व के आसपास। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ 1500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इसके अंतर्गत वैदिक और लौकिक संस्कृत का विकास हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सूरदास। यहाँ पर आपको याद रखना है कि सूरदास अष्टछाप के कवि हैं। पुष्टि मार्ग के आचार्य बल्लवाचार्य के 4 शिष्य तथा उनके पुत्र के 4 शिष्य मिलकर अष्टछाप के 8 कवि कहलाते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसके शिष्य, तो किसके शिष्य मतलब क्या हुआ, आचार्य बल्लवाचार्य के 4 शिष्य तथा उनके पुत्र के 4 शिष्य मिलकर कौन कहलाते हैं? अष्टछाप के 8 कवि कहलाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ध्रुव स्वामिनी। यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये ध्रुव स्वामिनी है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। वहीं यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि यह इनकी अंतिम नाट्य कृति है। जबकि अगर हम बात करें कायाकल्प की, रंगभूमि की, कर्म भूमि की, तो ये प्रेमचंद द्वारा लिखित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जूही की कली कविता के कवि कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 निराला। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गीतिका। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि गीतिका एक मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 य, र, ल, व। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में आ सकता है कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। तो आपको याद रखना है कि अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल, व। वहीं अगर आपसे इसकी डिफाइन पूछी जाती है, इसकी परिभाषा पूछी जाती है, तो आप क्या बताएंगे कि अंतस्थ व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाता है जो जीभ, तालु, दांत और होस्ट के संपर्क से क्या होते हैं, बोले जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस रस को रसराज कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 श्रृंगार रस।
हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चौपाई। यहाँ पर आपको याद रखना है कि चौपाई सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको एक पंक्ति दे रखी है। पहले तो आप इस पंक्तियों को ध्यान से पढ़िएगा और फिर आपसे क्या पूछा है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शांत रस। इस तरीके से दोस्तों मैंने आज आपको 10 मिनट की इस वीडियो में लगभग 20 क्वेश्चन तो यहाँ लिखे हुए आपको पढ़ा दिए हैं, आपको सिखा दिए हैं। वहीं मैंने आपको ये भी बता दिया है कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।